नमस्कार। चलिए शुरू करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, है ना। तो ये जो है खाद्य निरीक्षक की क्लासेस के लिए है विशेष तौर पर। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में देखिए, ये जो अधिनियम है ये अधिनियम लागू होता है 20 जुलाई 2020 को। निर्मित हुआ था 2019 को और लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को यह लागू हुआ है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है वो वर्ष 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करती है, उसके जगह में ये उसका स्थान लेगी। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये जो अधिनियम है ये क्या है? 1986 के अधिनियम से ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा तीव्र भी है। इसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए तक के शिकायत के लिए कोई शुल्क इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेते हैं दोनों में कि 1986 का अधिनियम और 2019 के अधिनियम में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद हम इस अधिनियम को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। एक तरफ मैं ले लेता हूँ 1986 का अधिनियम, एक तरफ ले लेता हूँ 2019 का अधिनियम। ठीक है, अब इधर हम देखे जाते हैं अंतर के बिंदु। आप भी ऐसे करके लिखेंगे तो जल्दी समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ नियामक संस्था के बारे में। नियामक संस्था, नियामक संस्था देखिए, नियामक संस्था मतलब ये हो गया कि भाई नियम बनाने वाली जो संस्था, जो प्रमुख संस्था, जैसे कि बैंकों के लिए RBI है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए SEBI है, तो उसी तरह से नियामक संस्था, ठीक है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी, यहाँ पर जब कोई भी शिकायत दायर करना होता तो हम सीधा कोर्ट का मुंह देखते थे और यहाँ कोई भी प्रकार की कोई नियामक संस्था का प्रावधान नहीं था। लेकिन यहाँ नियामक संस्था का प्रावधान है, क्या है? केंद्रीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक अधिकरण है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो अधिकरण है वो यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये पहला मेजर चेंजेस किया गया। दूसरा चेंज क्या है कि भाई इसमें क्या है? न्यायालय। न्यायालय क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहले 1986 में ये होता था कि आप जैसे कोई भी सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान आपने खरीद, मान लीजिए आप रायपुर गए हैं और बिलासपुर के रहने वाले हैं, बिलासपुर में आप रह रहे हो, रायपुर गए आपने घूमने के लिए, वहाँ पे कुछ सामान खरीद लिया, अब उस सामान में आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो फिर आपको वाद कहाँ दायर करना पड़ेगा? रायपुर जाकर के वाद दायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रावधान 1986 में था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, यहाँ कि आप अपने जहाँ रहते हो, जहाँ गृह स्थान है, जहाँ काम करते हो आप, वहाँ पर से भी आप शिकायत दायर कर सकते हो। 2019 में ये मेजर चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है कि कहीं से भी आप शिकायत कर सकते हो, वाद दायर कर सकते हो, ये इसमें बताया गया है। ठीक, 2019 के अधिनियम में। तीसरी बात ये है, देखिए, इसमें उत्पाद दायित्व में बताया गया है कि कोई भी, देखिए, इस समय क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो उसके खिलाफ आप कहाँ शिकायत कर सकते थे? भाई सिविल कोर्ट में शिकायत कर सकते थे, सिविल कोर्ट में। यहाँ कोई भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं था, है ना, यहाँ कंज्यूमर कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं था, नो कंज्यूमर कोर्ट। ठीक, और यहाँ क्या हुआ, अब कंज्यूमर कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई है, कंज्यूमर कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए, चौथा जो चेंजेस रहा है वो है अधिकारिता का रहा है, अधिकारिता, है ना। तो इसमें जिला तक में क्या होता था, जिला तक में जो इसकी अधिकारिता थी वो 20 लाख रुपए तक की थी। ठीक है, और राज्य स्तर पर इसकी जो अधिकारिता थी वो 1 करोड़ रुपए तक की थी, यानी 20 लाख से 1 करोड़, और राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी अधिकारिता थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, 1 करोड़ से अधिक की अधिकारिता थी। यहाँ क्या चेंजेस किया गया है, यहाँ जिला स्तर पर जो अधिकारिता है वो 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और राज्य स्तर पर जो अधिकारिता है उसे 1 से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकारिता रही है उसे 10 करोड़ से अधिक कर दिया गया है, 10 करोड़ से अधिक, है ना। तो यहाँ देखिए मेजर चेंजेस एक और है, अधिकारिता में बताया गया है कि भाई यहाँ क्या होता था 1986 के अधिनियम में, जिला तक में 20 लाख रुपए तक का वाद दायर किया, 20 लाख तक की शिकायत की जा सकती थी, राज्य स्तर में 1 करोड़ रुपए तक का शिकायत किया जा सकता था, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से अधिक का शिकायत किया जा सकता था। तो इसको यहाँ बढ़ाया गया और जिला स्तर में 1 करोड़ रुपए तक का शिकायत किया जा सकता है, राज्य स्तर में 1 से 10 करोड़ का, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक का शिकायत किया जा सकता है। ये चौथा मेजर चेंजेस है इसमें।
ठीक है। अब इसमें एक और जो चेंजेस है वो ये है कि जब 1986 का अधिनियम लागू हुआ आज से 34 वर्ष पहले, तो क्या हुआ था देखिए, तो ई कॉमर्स नहीं था उस समय, ई कॉमर्स है ना, तो ई कॉमर्स का इसमें कोई प्रावधान नहीं है भाई। अभी फ्लिपकार्ट चल रहा है, अमेजन चल रहा है, मिंत्रा चल रहा है, बहुत तरह के चल रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चल रहे हैं, ऑनलाइन जो मार्केटिंग वो चल रहा है, तो उसको इसमें नहीं रखा गया था, लेकिन इसमें रखा गया है, इसमें स्थान दिया गया है, ठीक है। छठवां मध्यस्थता है ना, मध्यस्थता, तो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करने का जो प्रावधान है इसमें नहीं था, लेकिन इसमें शामिल किया गया है। भाई दो पार्टी आपस में अगर किसी वस्तु को लेकर विवाद में है तो कोई तीसरा पार्टी का आकर से दोनों का समाधान करा सकता है, यानी मध्यस्थ के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है ना। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं इसको आगे पढ़ना। तो ये जो अधिनियम है इसमें अध्यायों की जो संख्या है, अध्याय उनकी संख्या है 8, और जो धाराओं की संख्या है, धारा, वो 107 धाराएं हैं कुल, है ना। तो सभी के सभी 107 धाराओं को आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उन्हीं को आपको अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं धारा 1 से, है ना। धारा 1 में क्या बताया गया है? धारा 1 बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना को। संक्षिप्त नाम के बारे में बताएगा, विस्तार के बारे में बताएगा और लागू होना को बताएगा, है ना। तो संक्षिप्त नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो शुरू में लिखा हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहाँ है भाई? विस्तार इसका संपूर्ण भारत में है, ठीक है। लागू कब से हुआ था? अभी देखा हमने 20 जुलाई सन 2020 से यह लागू हुआ था। तो ये 3 चीजें आपको धारा 1 में याद रखना है। चलिए धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 2 में बताया गया है, धारा 2 में परिभाषा के बारे में बताया गया है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है परिभाषा जो है। देखिए धारा 2 में बताया गया है परिभाषा। धारा 2 परिभाषा के बारे में बताता है। परिभाषा में क्या क्या परिभाषा है? सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन की परिभाषा है। तो विज्ञापन की परिभाषा में बताया गया है कि भाई ऐसा श्रव्य या दृश्य प्रचार, ठीक, मैं इसको बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ऐसा श्रव्य या दृश्य प्रचार जो प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वेबसाइट या इंटरनेट के माध्यम से किसी सूचना, परिपत्र, लेबल, बीजक या दस्तावेज के रूप में की जाती हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसा श्रव्य या दृश्य प्रचार, ऐसा श्रव्य या दृश्य प्रचार जो किसी प्रकाश, ध्वनि या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट या किसी वेबसाइट के माध्यम से किस रूप में की जाती हो? सूचना के रूप में, परिपत्र के रूप में, लेबल के रूप में या बीजक के रूप में, ठीक है, या किसी दस्तावेज के रूप में प्रचार की जाती हो, तो वह विज्ञापन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब विज्ञापन के बाद देखते हैं समुचित प्रयोगशाला का परिभाषा, ठीक है। समुचित प्रयोगशाला, दूसरा है समुचित प्रयोगशाला क्या होता है? देखिए समुचित प्रयोगशाला, तो समुचित प्रयोगशाला मतलब हो गया एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, ठीक है। तो समुचित प्रयोगशाला में बताया गया है कि भाई ऐसी प्रयोगशाला हो जो राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूसरी बात ये कि किसी वस्तु या सेवा की जांच के लिए तत्समय किसी विधि के अधीन गठित कोई प्रयोगशाला जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वित्त पोषित हो, ठीक है। तो ये इसमें 2 परिभाषाएं दी गई हैं, 2 चीजें बताई गई हैं। पहला चीज क्या कि या तो वह केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा क्या हो? मान्यता प्राप्त हो। दूसरी बात ये कि किसी वस्तु की जांच के लिए तत्समय किसी विधि के अधीन गठित कोई प्रयोगशाला जो राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो उसको बोलेंगे समुचित प्रयोगशाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिवादी के बारे में। परिवादी क्या होता है, ठीक है। परिवादी, तीसरा परिवादी, अंग्रेजी में इसको कंप्लेनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा कठिन शब्द होगा हिंदी में मैं उसको अंग्रेजी में बता दिया करूँगा आपको, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है।
तो कंप्लेंट मतलब ये हो गया कि भाई जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, ठीक, उसको बोलेंगे परिवादी। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? एक तो उपभोक्ता शामिल हो सकता है, उपभोक्ता, भाई इसी को समस्या होगा सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, है ना, तो उपभोक्ता संगम या संघ की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई एक से अधिक उपभोक्ताओं ने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया शिकायत करने के लिए, तो वो शामिल हो सकता है। तीसरा, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार भी उपभोक्ता की श्रेणी या परिवादी की श्रेणी में शामिल होगा। चौथा, कोई प्राधिकरण भी परिवादी की श्रेणी में शामिल हो सकता है, ठीक है। इसी में पांचवा पॉइंट ये बताया गया है कि भाई अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है तो उपभोक्ता की मृत्यु होने के कारण उसका जो उत्तराधिकारी है वो भी परिवादी की श्रेणी में शामिल होगा, ठीक है। छठवीं बात ये बताया गया है कि उपभोक्ता के माता पिता या उपभोक्ता का जो विधिक संरक्षक होगा वो भी परिवादी की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परिवादी समझ में आ गया। परिवादी के बाद देखते हैं हम लोग परिवाद क्या है ना, कंप्लेंट क्या है। परिवाद, परिवाद देखिए परिवाद में क्या क्या बताया गया है। चौथा परिभाषा है परिवाद। परिवाद में बताया गया है कंप्लेन, इसको अंग्रेजी में कंप्लेन बोलते हैं, ठीक है। परिवाद में बताया गया है कि परिवाद जो होता है वो कब किया जाता है, क्यों किया जाता है परिवाद, है ना। तो परिवाद किया जाता है पहला, अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध, अनुचित व्यापार प्रथा या पद्धति के विरुद्ध। मतलब ये है कि भाई झूठ बोलकर किसी सामान और किसी सेवा को दिया गया था, बताया गया था कि यह जो है उच्च स्तर का है या उच्च क्वालिटी का है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो जो है अनुचित व्यापार प्रथा कहलाता है। और उसके खिलाफ फिर क्या किया जा सकता है, शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये पहला मैटर था। दूसरा है, इसमें दूसरा बताया गया है कि एक से मतलब बताया गया है कि कोई सेवा जो है, सेवा अथवा वस्तु जो है वो क्या है, वो परिसंकट में रही है, परिसंकट में रही है, जीवन के लिए खतरा रही है, तो उसके लिए भी यहाँ परिवाद किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात ये कि कोई वस्तु जो है उसका मूल्य ज़्यादा है, जितना बोला गया था, जितना MRP लिखा गया है उससे भी ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है, या जितना दोनों पक्षों के बीच में करार हुआ था उससे भी ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है, ठीक है। या देखिए चौथी बात ये बताया गया है कि कोई वस्तु है, कोई सेवा है, उसमें कोई त्रुटि है। पांचवी बात यह है कि कोई वस्तु है उसमें कोई कमी है, तो जाकर के परिवाद किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में कि उपभोक्ता कौन हो सकता है। उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, ठीक। भाई कोई व्यक्ति जिसने कोई सामान खरीदा है, ठीक, वही तो उपभोक्ता होगा, है ना। कोई व्यक्ति जिसने कोई सामान खरीदा है, अब क्या हुआ कि उस सामान को खरीदने के बाद उसने पूरा भुगतान कर दिया होगा, या तो फिर उसका कुछ भुगतान किया होगा, कुछ बचा होगा, या तो फिर वो भविष्य में भुगतान करने का वादा करता हूँ, यानी कि पूरा सामान उधारी में खरीदा हुआ है, ठीक है। तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, ठीक है। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता यानी कि कोई व्यक्ति जिसने सामान खरीदा है अथवा और उसने क्या किया है, सामान के लिए पूरा भुगतान कर दिया है, या अंशतः भुगतान किया है, या भुगतान करने का वादा करता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें पुनर्विक्रय के लिए खरीदी गई जो वस्तु होती है या खरीदने वाला जो होता है, जो रीसेल के लिए होता है, वो इस उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी सेवा को भाड़े पर लिया है और उसमें कोई कमी नज़र आती है, उसके जिसका भुगतान कर चुका या नहीं किया है, या करने का वादा करता है, कुछ भुगतान कर दिया है, तो वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ वस्तु और सेवा दोनों को लिया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता की श्रेणी में। अब देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार, है ना। उपभोक्ता के अधिकार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उपभोक्ता को अधिनियम के अंतर्गत कितने अधिकार प्राप्त हैं या दिए गए हैं। तो उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनकी संख्या है 6 अधिकार है। पहला अधिकार क्या होता है कि जो अनुचित व्यापार प्रथा है
उसके विरुद्ध शिकायत का अधिकार, या हम यूँ कह सकते हैं कि परिसंकटमय, है ना, पहला है परिसंकटमय वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। ठीक है, परिसंकटमय वस्तुओं के संरक्षण, परिसंकट में वस्तुओं के विपणन यानी मार्केटिंग, विपणन से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दूसरा अनुचित व्यापार प्रथा, अनुचित व्यापार पद्धति से बचने के लिए, अनुचित व्यापार पद्धति से बचने के लिए वस्तु एवं सेवाओं के गुणवत्ता, उनकी जानकारी, उनके क्वालिटी इत्यादि के बारे में जानकारी रखने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तक पहुंचने का अधिकार है, मूल्य तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चौथा सुने जाने का अधिकार दिया गया है, सुने जाने का अधिकार यानी उपभोक्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पांचवा इसमें बताया गया है कि अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध अनुतोष का अधिकार है, अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध अनुतोष यानी कि रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार है, अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। और छठवां है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार है, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ 6 अधिकार दिए गए हैं, इन 6 अधिकारों को आप याद रखिएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला है परिसंकटमय वस्तुओं के विपणन से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। मतलब वो परिसंकटमय वस्तु मतलब ये हो गया कि भाई वे वस्तुएं जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसे वस्तुओं के विपणन मार्केटिंग से भी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। दूसरा, अनुचित व्यापार पद्धति से बचने के लिए अधिकार दिया गया है। तो अनुचित व्यापार पद्धति से बचने के लिए किसी वस्तु के गुणवत्ता की जानकारी, उसके स्तर मान की जानकारी रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तीसरा है प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है, अर्थात हम मूल्य पर क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सुने जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक, प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, पांचवा अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध अनुतोष का अधिकार दिया गया है। मतलब ये है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से या भ्रामक तरीके से किसी विज्ञापन को किया है और किसी व्यक्ति ने उसको खरीद लिया है, तो अगर उसको हानि हुई है या कोई कमी नजर आ रहा है तो फिर उसके लिए उसको अनुतोष दिया जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार दिया गया है ना। तो ये 6 अधिकार जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अनुचित व्यापारिक पद्धति को। ठीक, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है अनुचित व्यापारिक पद्धति। आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ साथ नोट करते चलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अनुचित व्यापारिक पद्धति, अनुचित व्यापारिक पद्धति। तो देखिए व्यापारिक पद्धति क्या होता है, अनुचित व्यापारिक पद्धति की क्या परिभाषा है। इसमें बताया गया है कि ऐसा झूठा प्रचार करना कि कोई वस्तु या सेवा विशेष क्वालिटी या स्तर मान का है ना। तो पहला क्या, उसकी गुणवत्ता के बारे में, गुणवत्ता और स्तर मान के बारे में झूठा प्रचार कर रहा है, स्तर मान के बारे में झूठा प्रचार करना। आप लिख लीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसा झूठा प्रचार करना कि कोई वस्तु या सेवा विशेष क्वालिटी का है या विशेष स्तर मान का है। दूसरा, ऐसा झूठा प्रचार करना कि कोई वस्तु या सेवा विशेष स्तर का है, विशेष स्तर का है, विशेष संरचना का है, विशेष श्रेणी का है, इस तरह से झूठा प्रचार करना। ठीक है, तीसरा भ्रामक विज्ञापन करना, भ्रामक विज्ञापन करना, विज्ञापन करना। चौथा, किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रायोजित करने के बारे में बताना, है ना, किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रायोजित करने का प्रचार करना, किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रायोजित करने का प्रचार करना। मतलब ये हो रहा है कि भाई किसी एक्टर को लेके आ गया है और बताया जा रहा है कि ये जो एक्टर है इस सामान का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो प्रचार कर रहा है जबकि उसमें कमी है। तो इस तरह से झूठा प्रचार करना भी क्या होगा, अनुचित व्यापारिक पद्धति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विनिर्माता क्या होता है। विनिर्माता, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, विनिर्माता क्या होता है देखते हैं।
विनिर्माता। विनिर्माता क्या होता है भाई? मैन्युफैक्चर से बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी सामान का निर्माण कर रहा हो या कि सामान के किसी और भाग का भी निर्माण कर रहा हो, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहा हो अथवा वस्तु के किसी भाग का निर्माण कर रहा हो। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को समायोजित करता हो यानी कि असेंबल करता हो, समायोजित करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विनिर्माता की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक। दूसरा होता है मध्यकता। मध्यकता, मध्यकता क्या है भाई? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मध्यस्थ दो लोगों के बीच के विवादों को निपटारा करता है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई मध्यस्थ दो पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा करता हो, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? मध्यकता कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसमें धारा 3 के बारे में देखते हैं। धारा 3 के बारे में, है ना। धारा 3 यहाँ बताया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, संरक्षण परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है इसका गठन करता है केंद्र सरकार, है ना। केंद्र सरकार इसका गठन करेगा और इसका जो अध्यक्ष होगा वो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होगा, है ना। उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और सदस्य कौन होगा भाई? सदस्य उतने होंगे जो सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 3 गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करता है सूचना में जारी करके। अध्यक्ष कौन होता है? तो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी जो मंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। सदस्य कितने होंगे? तो सरकार द्वारा जो विहित किए जाए उतने सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब धारा 4 देखते हैं कि इसकी बैठकें कैसे होंगी, कितनी बार होंगी। ठीक है, कहाँ होंगी, ये चीज़ें, है ना। धारा 4 में बताया गया है केंद्रीय परिषद की बैठक। धारा 4, तो केंद्रीय परिषद की बैठक के बारे में बताया गया है। केंद्रीय परिषद की बैठक। ठीक है, केंद्रीय परिषद की बैठक यहाँ बताया गया है कि केंद्रीय परिषद का जो बैठक है 1 वर्ष में कम से कम 1 बार होना अनिवार्य होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इसका स्थान और जो भी समय होगा उसका निर्धारण करेगा अध्यक्ष। ठीक है, इसके बारे में धारा 4 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 6 के बारे में। धारा 6 बताता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन। धारा 6। ठीक है, धारा 6 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन, है ना। तो इसमें गठन कौन करेगा? गठन करेगा राज्य सरकार। सेम चीज़ है, राज्य सरकार गठन करेगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य में जो भी उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होगा, उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और सदस्य कौन होंगे? तो सदस्य उतने होंगे जितने सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, और इसी में इसके बैठक के बारे में बताया गया है। तो बैठक जो होता है 1 वर्ष में कम से कम 1 बार होना अनिवार्य होता है, और बैठक का जो भी स्थान और समय होगा वो अध्यक्ष द्वारा विहित किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 में बताया गया है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 8। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 8 में बताया गया है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, परिषद। तो इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन करेगी राज्य सरकार, है ना। राज्य सरकार जो है इसका गठन करेगी, और इसमें जो अध्यक्ष होगा वो होगा जिला कलेक्टर, है ना। तो जिला कलेक्टर जो होगा इसका अध्यक्ष होगा। ठीक, और इसकी जो भी बैठकें होंगी वो वर्ष में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य होता है। ठीक है, और अध्यक्ष जो होता है इसका बैठक का समय और स्थान दोनों निर्धारित करता है।
ठीक है, अध्यक्ष के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, देखते हैं आगे। धारा 10, ये सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है धारा 10 से, है ना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, धारा 10 की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं। तो इसका जो गठन है, गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करेगा, केंद्रीय है तो केंद्र सरकार ही करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार। इसमें क्या होता है कि इसकी जो संरचना है, उसमें एक आयुक्त होगा, जिसको हम अध्यक्ष रूप में जानते हैं। वो यहाँ पे क्या होगा, एक आयुक्त होगा और सदस्य उतने होंगे जितने विहित किए जाएं, है ना। तो सदस्य कितने होंगे? सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो देखिए, उद्देश्य बताया गया है अनुचित व्यवहार प्रथा और भ्रामक विज्ञापनों से संरक्षण करना, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद और भी इसमें वीडियो आएंगे। थैंक यू।